पेपर 3 यूनिट 1 क्लास। कौन सी क्लास होगी ये? क्लास 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 4। ठीक है। आपका जो टॉपिक है ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज। सीख अधिगम असमर्थता। लोकोमोटर नहीं हुआ है क्या? कहाँ है? लोकोमोटर में वही सब बता देना बेटा। मसल्स की प्रॉब्लम का है हिंदी में लोकोमोटर। वही है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो होते हैं, माइल्डली क्रिपल्ड, सीवियरली क्रिपल्ड, अपांग जो होते हैं तुम्हारे, हैंडीकैप के बारे में इसमें बता देना है। उसमें भी वही सारी चीजें हैं कि इनकी एजुकेशन के लिए स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल करिकुलम, स्पेशल टीचर, वही सारी बातें हैं सेम। कुछ ऐसा खास नहीं है, स्पेशल रीड कर लोगे आ जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी पे आ जाओ। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बेटा जब बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आए। कोई भी चीज सीखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे आपने अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम सुने होंगे, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, डिसकैलक्यूलिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया। अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज होती हैं जिसमें बच्चे को किसी को सुनने में, किसी को सोचने में, किसी को बोलने में, किसी को पढ़ने लिखने में, किसी को किसी से बात करने में जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें आप विशेषताएं बताओगे सीधे इसकी। क्या विशेषताएं होती हैं, वही सारी चीजें बतानी है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत आती है, यानी कि डिलेड स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की बोले जाने वाली भाषा होती है बेटा, उसके अंदर भी वो पिछड़े हुए होते हैं। वो अपनी हम उम्र के साथ के जो बच्चे होते हैं उनके, ठीक है, उनकी सेम एज के साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो प्रॉपरली मुकाबला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। यानी कि उनके पास शब्द जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं किसी से बात करने के लिए। ठीक है, इमेच्योर वोकैबुलरी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं होती। इवन उनको ग्रामर से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं बेटा, व्याकरण संबंधी भी, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। और तर्कपूर्ण क्रम में विचारों को व्यवस्थित करने में इनको प्रॉब्लम होती है। क्या क्या चीजें आप बताओगे? लिमिटेड वोकैब, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद पियर्स। ये मेरे समझ नहीं आती है, 12 बजे वाली क्लासों में मेरी हैंड राइटिंग को क्या हो जाता है? 10 बजे वाली क्लासेस में मेरी हैंड राइटिंग इतनी बढ़िया चल रही होती है, गंदी लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इनकी जो वोकैबुलरी होती है वो लिमिटेड होती है या इमेच्योर होती है, कह सकते हैं। कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को। ग्रामर रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इनकी भाषा में सही ग्रामर नहीं होती है। इसके बाद तर्कपूर्ण क्रम में विचारों को व्यवस्थित करने में अपने थॉट्स को ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाते लॉजिकली। ठीक है, थॉट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली।
वे शब्दों का नियमित समूहीकरण भी नहीं कर पाते, इनकी भाषा असंगठित होती है, वे कुछ कारणों पर एक साथ बहस छेड़ते हैं, केंद्रीय बिंदु से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, जो भी सेंट्रल पॉइंट होता है यानी फोकस पॉइंट होता है उससे ये विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अटेंशन स्पैन इनका अच्छा नहीं होता है, अपने साथ वाले विचार के को स्पर्श कर जाते हैं, लंबी वार्ता और जटिल वार्ता को भूल जाते हैं। लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस वगैरह जब होती हैं तो उनके अंदर ये बातें जो होती हैं उनको भूल जाते हैं। कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन, ठीक है, लॉन्ग कॉन्वर्जेशन में इनको प्रॉब्लम आती है, ज्यादा देर ये बात नहीं कर पाते। दूसरी चीज आप बता सकते हो, इनएडिक्वेट टाइम कॉन्सेप्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी में टाइम कॉन्सेप्ट को समझना भी एक ना समझना भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऐसे बच्चों में टाइम को लेके जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो नहीं बन पाती है, ये टाइमली कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। पुराने बच्चों को याद आ रही हूँ मैं रह रहकर, वैकेंसीज निकली हैं तब से। ऐसे बच्चों में समय का संप्रत्यय नहीं होता। ठीक है यार, क्या है? हेलो शानी, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, मेरी ना क्लास चल रही है बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 बजे के बाद कर लेना कॉल। ओके, ठीक है, बाय। मैं उठाऊंगी नहीं। चलो, टाइमली अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको समय का अनुमान नहीं रहता है। ठीक है, ये समय को प्रिसाइजली समझ नहीं पाते हैं। ये बच्चे जो होते हैं अधिगम असमझ। क्या हुआ? क्या करवा रही हूँ? लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम असमर्थ बच्चे अपनी प्राथमिकताएं संगठित करने में असफल होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज तक सेट नहीं कर पाते। ये प्रायोरिटीज सेट करना मतलब कि मुझे पहले कौन सा काम करना चाहिए और बाद में कौन सा, इस चीज की इनको समझ नहीं होती। ठीक है, क्लॉक, टाइम, कैलेंडर के बारे में इनकी संवेदना बड़ी वो होती है, मतलब इनसेंसिटिव होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत छोटी होती है इनकी संवेदना, समझ नहीं होती है इन लोगों को। ठीक है, इनसेंसिटिव। इसी प्रकार सेम डेज, वीक, ईयर, मंथ, इनका भी ज्यादा ज्ञान इनको नहीं होता है, लेस नॉलेज होती है। ये चीजें ये समझ नहीं पाते। आप इनको बोलोगे ना कि कल मैं वहां गया था, तो ये यस्टरडे टुमारो में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, हफ्ता, ई साल, पिछले साल तुम इतने साल के थे, अब इस इतने साल के हो गए हो, तो ये चीजें जो है इनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आती। तीसरी प्रॉब्लम आती है बेटा, डिफिकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप। डिफिकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप। अधिगम असमर्थी बच्चों में इस निर्णय का अभाव रहता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट के बीच में ये डिफरेंस नहीं क्लियर कर पाते हैं। इससे अनगिनत अकुशलता उत्पन्न होती है, कार्य संपन्न करने में असफल होते हैं। कुछ बच्चे जमा और घटाने के चिन्ह में कोई अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, क्या लिखा है ये? रिलेशनशिप मतलब दो चीजों के बीच में, जैसे कारण और क्यों, क्यों के बीच में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में रिलेशनशिप हो गया। जो रिलेशनशिप होते हैं दो चीजों के बीच में, प्लस और मल्टीप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप हो गया, ऐसे जो संबंध होते हैं इनको ये प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे आप इनसे कहोगे कि बेटा मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो रिपीटेड एडिशन ही होती है, तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे संबंध इन बच्चों के सर के ऊपर से चले जाएंगे। फिर आता है पुअर मैनुअल डेक्सटैरिटी।
ठीक है, पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी इसमें, ओके, मैनुअल यानी कि जो उनकी मसल्स होती हैं बेटा, ठीक है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो चीजों को ठीक से होल्ड नहीं कर पाते, अनेबल टू होल्ड थिंग्स, जैसे पेंसिल नहीं पकड़ पाएंगे, बुक पकड़ने में असमर्थ हैं, दरवाजे का हैंडल नहीं पकड़ पा रहे हैं प्रॉपरली, ये बच्चे न्यू टूल्स को भी संभालने में इनको प्रॉब्लम आती है। आमतौर पे ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्होंने कुशलता पूर्वक कैसे करना है, अपने बहुत से काम कैसे रोकना है, ताकि दिन प्रतिदिन के जीवन के हर पक्ष से कैसे व्यवहार किया जाए, कम से कम परिश्रम करना पड़े। पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी रहती है इनके अंदर, यानी कि जैसे होता है ना कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, ये सब इनको नहीं आता है, कम मेहनत में ज्यादा काम कैसे किया जाए ये इनको नहीं आता है, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, हाथों से चीजें इनके गिरती रहती हैं, छूट जाती हैं, क्लमसी होते हैं ये बच्चे जो होते हैं, इसको मैनुअल डेक्सटेरिटी बोलेंगे पुअर। ठीक है, इसके बाद पुअर जनरल मोटर कोऑर्डिनेशन। जनरल मोटर कोऑर्डिनेशन यानी कि बेटा जैसे दोनों पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इनके लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे आईज और हैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, क्या बोर्ड पे से देख रहे हैं, इनको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, दोनों हाथों को एक साथ घुमा नहीं पाएंगे, ऐसा जो कोऑर्डिनेशन है, मसल प्रॉब्लम रहती है मतलब लर्निंग डिसेबल वाले बच्चों में। इसके बाद इसमें बता देना मेमोरी डिसऑर्डर, स्मृति बहुत कमजोर होती है इनमें से बहुत से बच्चों की, बहुत जल्दी ये जो चीजें हैं उनको भूल जाते हैं। ठीक है, मुश्किल चीजें या तो स्टोर ही नहीं कर पाते, और जो चीजें स्टोर कर पाते हैं उनको ये भूल भी जाते हैं जल्दी, ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते। फिर आप इसमें बता देना एडीएचडी वाले बच्चे जो होते हैं, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, बहुत ज्यादा ये कुछ बच्चे, देखो सबकी बात नहीं हो रही, सब में अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कर देना, तो ये जो बच्चे होते हैं बेटा ये बहुत ज्यादा हाइपर बच्चे होते हैं, जिनको हम एडीएचडी भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी बेचैन बहुत होते हैं, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है इन बच्चों के अंदर। ठीक है, ज्यादातर अधिगम असमर्थी बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। लर्निंग डिसेबिलिटी में मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ये चुपचाप बैठ नहीं पाते हैं, इनमें ध्यान का अभाव होता है। ठीक है, अटेंशन स्पैन इनमें बहुत वीक होता है, अटेंशन स्पैन लेस होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें बता देना डायरेक्शन रिलेटेड कंफ्यूजन, सिंपल सिंपल पॉइंट्स उठा लो। डायरेक्शन रिलेटेड कंफ्यूजन, दिशा को लेके इनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि हिंदी में हम बोल देते हैं ना दाएं और बाएं, बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता है दाएं और बाएं जो होता है। ठीक है, तो बाएं जो होता है ये लेफ्ट होता है आपका, दाएं जो होता है वो राइट होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप भी किसी को बताओ दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट, तो उनको बोलना कि अपने हाथों की फिंगर से ऐसे बी और डी बनाएं। ठीक है, अपने दोनों हाथों से ऐसे इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को ऐसे फोल्ड करें, और बाकी की फिंगर जो है ऐसे करें, इस तरीके से। ठीक है, और अपनी आंखों के सामने लेकर आए, जिस आंख से बी नजर आए वो लेफ्ट होता है, यानी बाया, बी फॉर बाया। ठीक है, और जिससे डी नजर आए वो दाया होता है। कभी भी आपके बच्चों को किसी को कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से सिखा देना उनको कि अपने हाथों से ऐसे करके ऐसे बनाएं। ठीक है, जिस हाथ में बी नजर आए वो बाया, जिस हाथ में डी नजर आए वो दाया। ओके, तो डायरेक्टेड रिलेटेड कंफ्यूजन इनको बहुत ज्यादा रहती है, दाएं बाएं की प्रॉब्लम इनको रहेगी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। जैसे हमें पता है कि सूरज जिस दिशा में निकल रहा है, ठीक है भाई, सूरज मेरा यहाँ पे निकल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये ईस्ट है, मैं ईस्ट के लेफ्ट साइड में अगर जाऊंगी तो मेरा नॉर्थ आ जाएगा, राइट साइड में मैं जाऊंगी तो साउथ आ जाएगा। इन बच्चों को ये चीज नहीं समझ आती कि अगर मेरा सूरज सामने मुझे ईस्ट में दिख रहा है तो मैं किस तरफ जाऊं कि नॉर्थ आ जाए, और किस तरफ जाऊं कि साउथ आ जाए। ठीक है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की इनको दिक्कत आती है। फिर इनको बेटा अप एंड डाउन में भी प्रॉब्लम आती है, ऊपर और नीचे इनके कॉन्सेप्ट इनको नहीं समझ में आते। ऐसे अधिगम असमर्थी बच्चों में नक्शा की सूचना समझने की उपयोगिता नहीं होती, मैप्स रीड नहीं कर पाते ये बच्चे, मैप रीडिंग में इनको परेशानी आती है। वो रोड की दिशाएं
भूल जाते हैं। ये तो मुझे लगता है हर लड़की में होती है प्रॉब्लम। रोड की दिशा तो मैं भी भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता मुझे। ठीक है। इसके बाद पुअर स्पेटियल ओरिएंटेशन में भी यही बता देना, डायरेक्शन हो गया, पोजीशन हो गया, इन सब की प्रॉब्लम आती है इनको। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद कारण है, कारण में वही तुम्हारे जेनेटिक्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंट आ जाता है। क्या कह रहे हो? क्या दोबारा बताऊं? बायां और दायां में अपने दोनों हाथों से वो बनाओ सर्कल, अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब से ऐसे सर्कल बनाओ, और अपनी बाकी की उंगलियों को ऐसे सीधा खड़ा कर दो, और अपनी आंखों के सामने लेकर आओ। जिस हाथ पे बी नजर आ रहा होगा वो बायां है, और जिस पे डी नजर आ रहा होगा वो दायां है। आया समझ? हाँ, बी फॉर बायां, डी फॉर दाया। बायां यानी लेफ्ट, दाया यानी राइट। तो लेफ्ट राइट तो पता ही होता है इंग्लिश में। ठीक है। जैसे आप जैसे आप किसी को ओके बनाते हो ना, ओके का साइन बनाते हो ऐसे हाथों से, वही बनाना है। तो जिस हाथ पे बी दिखे आपको बनता हुआ स्मॉल बी, वो बायां यानी लेफ्ट हैंड होता है, डी यानी दायां वो राइट हैंड होता है। तो लेफ्ट राइट तो पता ही होता है, तो जब बी और डी पता चल जाएगा तो लेफ्ट राइट भी पता चल जाएगा। कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो भाई पहला आपका जेनेटिक फैक्टर्स, वही सेम चीज बतानी है। जीन्स के कारण, कि ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिसमें इस बात की ओर संकेत जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक परिवार से दूसरे परिवार पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, पर्याप्त अध्ययन ये बताते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हेरिडिटरी होता है, ज्यादातर गंभीर अधिगम असमर्थता। जैसे अध्ययन यह बताते हैं कि जब जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा पठन असमर्थी हो तो दूसरे में भी पठन असमर्थता की भावना संभावना होती है। ठीक है, तो हेरिडिटरी का बहुत बड़ा रोल है इनके कारण में। इन्होंने ट्विंस का एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बच्चा जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है तो दूसरे बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी जरूर नजर आती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब वे जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस हो। बस फर्क ये है कि ये जो ट्विंस हैं ये कौन से होने चाहिए? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब जो जिनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी होती है, लुक अलाइक। दो तरीके के ट्विंस होते हैं, एक आइडेंटिकल, एक फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, मतलब फ्रेटर्नल को देख के आप बता दोगे कि कौन राम है और कौन श्याम है। आइडेंटिकल में आप देख के नहीं बता पाओगे कि कौन राम है और कौन श्याम है। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है कि अगर एक बच्चा जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है तो दूसरे में भी देखने को मिलती है। फ्रेटर्नल ट्विंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा जो आपका कारण आ जाता है वो एनवायरनमेंट है। मैंने बोला है हर चीज में जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों के कारण आते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर कि बच्चे को माहौल कैसा मिला है। ठीक है, तो पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं मिली हैं, बच्चों को इस तरीके की नहीं मिली हैं कि उसको चीजें जो है उसके दिमाग जो है उसका विकास हो, तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। जैसे कि उसको बेकार ट्रेनिंग मिली है। विद्वानों का मत है कि यदि अध्यापक बच्चों के सीखने की समस्याओं की और स्कूल के प्रारंभिक दिनों में ही ध्यान दे तो कुछ अधिगम असमर्थता को टाला जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये बोलते हैं कि छोटे में ही अगर हम बच्चों पे ध्यान दे दें, पेरेंट्स और टीचर्स, कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। लेकिन क्या होता है कि नर्सरी, केजी वगैरह क्लासेस में टीचर्स जो होते हैं वो उतना ध्यान देते नहीं है डिसेबिलिटी वगैरह पे। ठीक है, तो उस क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पहचान लिया बच्चे को कि इसमें ये डिसेबिलिटी है तो वो पहचान वो देते नहीं है। फिर जब वो बच्चा थर्ड फोर्थ में आता है तो उसको पढ़ने में, रीडिंग करने में, अल्फाबेट लेटर्स वगैरह इन सबको समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। उसको वो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, जैसे तारे जमीन पर ईशान अवस्थी को नजर आते थे। ठीक है,
अधिगम असमर्थता के लिए बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक पर्यावरण भी उत्तरदायी है। मतलब कि आप बच्चे को कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट दे रहे हो, कैसा कल्चरल एनवायरनमेंट दे रहे हो और कैसा एजुकेशनल एनवायरनमेंट दे रहे हो। ठीक है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। आप बच्चे को रटवाने वाला एनवायरनमेंट दे रहे हो या बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हो जिसमें वो चीजें सीखेगा। ठीक है, एक्टिविटीज करके सीखेगा। उदाहरणार्थ, नशीली दवाइयों का सेवन तो नहीं करता बच्चा, आवश्यकता से ज्यादा बहुत ज्यादा इमोशनल तो नहीं है, कुपोषित तो नहीं है, सिर पे चोट तो नहीं लग गई। ये सारे एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं बच्चों को। ठीक है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई ऐसी ओवरडोज तो नहीं दे दिया आपने दवाई की उस बच्चे को जिसकी वजह से उसके ब्रेन में क्षति पहुंची है, जिससे उसको डिसेबिलिटी हुई है। ये सारे क्या है, एनवायरनमेंट के कारण है। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान कैसे करेंगे आप? पहला आ जाता है इसमें इनफॉर्मल असेसमेंट, अनौपचारिक आकलन। ठीक है, अनौपचारिक मूल्यांकन में बच्चे के जो दैनिक व्यवहार होता है बेटा, डेली बिहेवियर जो होता है, इसको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। जब तक हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस बच्चे से अलग है। विद्यार्थी की परीक्षा में उपलब्धि, विद्यार्थी के साथ बहस है आदि शामिल है। इसके विद्यार्थियों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिलती है। ओके, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम बच्चों का इंटरव्यूज ले सकते हैं ऐसे बच्चों का। ठीक है, इंटरव्यूज में सवाल जवाब होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस उस बच्चे से डायरेक्ट बात होती है। तो हम उससे सीधे बात करके पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा कितने पानी में है। हम चेक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने से कुछ क्राइटेरियाज बना सकते हैं, ट्रेड्स बना सकते हैं, और यहाँ पे येस और नो पे उस बच्चे को ऑब्जर्व करके या उससे सवाल जवाब पूछ के टिक लगा सकते हैं। ठीक है, सीआरटी कर सकते हैं। सीआरटी यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं आपके, जैसे सीटेट होता है, जिसमें क्राइटेरिया डाल दिया जाता है कि इतने मार्क्स वाले बच्चे जो है वो पास माने जाएंगे, सब क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो क्राइटेरियन, आप क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट बना सकते हो कि आपने एक पेपर बनाया है जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और बच्चों को ये करना है, और आपने ये बोला है कि जितने बच्चे 60+ मार्क्स लेकर आएंगे वो बच्चे डिसेबल्ड नहीं माने जाएंगे, या जो बच्चे जो हैं वो बिलो 30 मार्क्स लेकर आते हैं वो डिसेबल्ड माने जाएंगे। ठीक है, फिर फॉर्मल असेसमेंट आ जाता है, दूसरा मेथड आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फॉर्मल असेसमेंट यानी फॉर्मल तरीकों से, जिसके अंदर बेटा आप डायग्नोसिस करते हो प्रॉपर। ठीक है, बच्चों का डायग्नोसिस टीचिंग होती है, रेमेडियल होती है। इसके अंदर आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बनाते हो। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जिसमें आप मेरिट के आधार पे बच्चे को मापते हो। ठीक है, कि जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स होंगे या जिसके सबसे कम होंगे उसको हम डिसेबल्ड मानेंगे। कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता। स्टैंडर्डाइज पेपर होते हैं इसके अंदर, सब बच्चों के लिए एक जैसा पेपर बना देते हो आप। ठीक है, और उसके बाद उसको आंकते हो। इसके बाद हम्म 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 इसके बाद फिर प्रॉब्लम्स दे रखी है पेज नंबर 1 to 6 पे। प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड वही सारी आ जाएंगी बेटा। ध्यान की कमी होती है इन बच्चों में, एक चीज पे ध्यान नहीं टिका पाते क्योंकि हमने पीछे हाइपर वाला किया था। ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम होती है, पीछे मेमोरी वाला भी किया था। ये बच्चे दिमाग में अपने ज्यादा लंबे तक चीजें स्टोर नहीं कर पाते हैं। इनको रीडिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने डिसलेक्सिया पढ़ा होगा। ठीक है, डिसलेक्सिक होते हैं ये बच्चे, इनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, इनको जो शब्द हैं वो कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं। ठीक है, राइटिंग प्रॉब्लम, डिसग्राफिया जिसको हम बोलते हैं, डिसग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को। ठीक है, ये लिखना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या था तुम्हारा, बात करने में प्रॉब्लम आती है इनको, डिस्फेजिया। ओके, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी मैथ्स और साइंस की कैलकुलेशन, डिसकैलकुलिया जिसको बोलते हैं, गणना करने में इनको प्रॉब्लम आती है। ऑपरेशंस को ये नहीं समझते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, नंबर्स को ये नहीं समझ पाते हैं, नंबर की पहचान में इनको दिक्कत होती है। फिर इसमें तुम्हारा वही एजुकेशन आ जाता है नेक्स्ट, सब में वही सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कारण, प्रॉब्लम, एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहला सेपरेट स्कूल, ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको आइडेंटिफाई करो और उनके लिए अलग से स्कूल बनाओ, स्थापित करो, उनके लेवल और उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाओ। कभी कभी उनको जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहां पे भी लेके जाओ और उनको नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, कॉमन बच्चे, उनके साथ भी बैठकर पढ़ाओ ताकि इनका आत्मविश्वास डेवलप हो। ठीक है, सेपरेट क्लासेस, ऐसे जो बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड वाले जो बच्चे होते हैं, अगर अलग विद्यालय का प्रबंध इनके लिए नहीं हो पा रहा है तो आप कॉमन स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल होता है बेटा, सामान्य स्कूल, उसी में ही सेपरेट क्लासेस का इंतजाम करिए। कुछ क्लासेस इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाइए और कुछ क्लासेस इनके लिए अलग से रखिए जिसमें आप एक स्पेशल टीचर रख सकते हैं। फिर आता है ट्रेन्ड टीचर, वो मत करना। ट्रेन टीचर, अधिगम असमर्थ बालकों के लिए आपको शिक्षित टीचर्स चाहिए। ठीक है, अगर एक टीचर को पता ही नहीं है कि मैं डिसलेक्सिया कैसे दूर कर सकती हूँ तो उस टीचर का कोई मतलब नहीं होता लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों को पढ़ाने का। तो एक ट्रेन टीचर होना चाहिए जिसको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये सारी चीजें पता हो और पता हो कि इनका सोल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर उनकी जरूरत के हिसाब से वो टीचर उनको शिक्षा दे सकता है, हर बच्चे की समस्या को और नीड्स को अलग अलग कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर। तो स्कूल में, घर में या सोसाइटी में एनवायरनमेंट जो है बच्चों पे प्रभाव डालता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल या घर या सोसाइटी में उस बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, इनको हर काम के लिए इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इनको छोटी छोटी बातों पर डांटना नहीं चाहिए, एक पॉजिटिव आउटलुक हमें इनको देना चाहिए। ठीक है, फिर करिकुलम, करिकुलम यानी कि आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य बच्चों जैसा होना चाहिए, प्लस थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए, स्पेशल भी होना चाहिए, जिसमें इनके मतलब की चीजें हो जिनसे वो नई नई चीजें सीख सके। स्पेलिंग यानी कि वर्तनी, इन बच्चों की स्पेलिंग पे फोकस किया जाना चाहिए। पढ़ाई के शुरुआती साल जो होते हैं, स्कूल के जो शुरुआती साल होते हैं, उसी में इनके लिए वर्कबुक वगैरह लगा दीजिए जिसके अंदर ये स्पेलिंग्स का बार बार उच्चारण करें, उनको लिखें, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से हो, तेज आवाज में इनको बुलवाया जाए। एरिथमेटिक यानी मैथ्स वगैरह पे शुरुआती सालों में फोकस किया जाए। इन बच्चों की, कई बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है। ठीक है, इसके लिए इनको वर्कबुक, टेबल की बुक जो होती है, प्रिंटेड बुक जो होती है, वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराई जाए। छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के उन खिलौनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनपे गिनती और प्लस माइनस के साइन बने होते हैं, अबेकस वगैरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हैंड राइटिंग, ऐसे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत ही खराब होती है। ठीक है, तो इनके लिए हमें राइटिंग बुक्स का इंतजाम करना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट इनका प्रॉपर होना चाहिए कि ये बच्चे सीधे बैठे हों, पेन और पेंसिल पकड़ने का ढंग इनको सिखाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेंसिल पकड़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि ऐसे हाथ होता है बच्चों का, ठीक है, ऐसे ही होता है, और ऐसे पेन होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो कई बच्चे जो होते हैं वो पेन को ऐसे ना पकड़ के इस तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे। कुछ बच्चे तो ऐसे पकड़ते हैं, है ना। क्या हुआ? कुछ रिज्वाइन करो, कुछ बच्चे पेन ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे पकड़वाना होता है तो रुक जा बेटा, रुक जा। तो एक बेस्ट तरीका होता है कि रबर बैंड, वो होती है ना लड़कियों के बालों का रबर बैंड जो होता है, पतला वाला ब्लैक कलर का, बहुत पतला वाला भी नहीं, चाइनीज वाला भी नहीं, जो दो चोटी में लग जाए आराम से। ठीक है, उसको ऐसे पेंसिल पे लगाओ, एक एक रोल पेंसिल पे करो और एक रोल जो होता है बच्चे के हाथ में कर दो। ठीक है,
जैसे एक रोल आपने पेंसिल में लगा दिया उसका, और दूसरा ऐसे मोड़ के उसको बच्चे के हाथ में लगा दो, तो क्या होता है ना कि पेंसिल फिर ऐसे टेढ़ी रहती है उसके हाथ में, और पेंसिल इधर उधर नहीं भागती, फिर वो बच्चा जो है पेंसिल को इसी तरीके से पकड़ता है। ठीक, एक 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 रोल आपने ऐसे उसके हाथ में लगा दिया, जैसे आप बालों में दो रोल डालते हो ना, पहले एक बार डालते हो बाल, फिर दूसरा रोल डालते हो उसका। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि उनकी पेंसिल पकड़ने का तरीका उनको ढंग से आए। ठीक है, कॉपी और जो पेपर है वो कैसे पकड़वाना है, तो जब आप बच्चे को बिठाते हैं तो उनको बोलो थोड़ा सा टिल्ट हो जाया करो। कॉपी और पेन जो होता है कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा टिल्टेड रखना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे नहीं चलता है। ऐसे चलने में कुछ बच्चे जो होते हैं वो हाथ को इस तरफ से रख के लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीका जो होता है वो हाथ को इस तरफ से रख के लिखने का होता है। यहाँ लिखा अब ऊपर रहे, हाथ नीचे होना चाहिए। कुछ बच्चे लिख यहाँ रहे होते हैं, हाथ ऊपर होता है उनका। ठीक है, तो ये तरीके जो है इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, ये शुरुआती सालों में ही फोकस करना होता है इन सब चीजों के लिए। स्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्कबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंबाई चौड़ाई छोटा बड़ा ऊंचाई ये सारी चीजें टाइमली सिखा देनी चाहिए। इसीलिए ये वाली जो कॉपीज होती हैं वो बचपन में लगाई जाती हैं, ताकि बच्चे को पता रहे कि मुझे ए बनाना है तो कहाँ से कहाँ तक बनाना है, जे बनाना है तो कहाँ से कहाँ तक बनाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बता देना आप इसमें। इसके बाद बस रोल ऑफ टीचर में बेटा वही सारे पॉइंट्स है कि रोल जो है टीचर जो है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, प्यार करे बच्चे को। ठीक है, केयर शो करे, बच्चों की समस्याओं को समझे, उन पे ध्यान दे। ठीक है, बालकों के मनोविज्ञान का उसको पूरा ज्ञान हो, साइकोलॉजी समझे वो बच्चों की। मेरे मतलब ये वाले जो बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड वाले जो बच्चे होते हैं, इनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ाए। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, अलग अलग लेवल पे इनको शिक्षा दी जाए, और इनको क्या बोलते हैं डांटा ना जाए, इनके साथ हार्श बिहेवियर ना रखा जाए। यही सारी रोल ऑफ टीचर में तुम्हें सब में यही बताना है। ठीक है, पाठ्यक्रम सिलेक्टिवली चूज करें, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन शो करें। ठीक है, शिक्षा विधियां बदलती रहे, अपनी टीएलएम चेंज करती रहे, एक ही चीज से सेम 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 ना पढ़ाए, ऐसे बच्चों की वर्कशॉप्स कराए, सेमिनार करवाए, ये सारे आप बता सकते हो। ठीक है, फिर इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी दे रखा है आपका। मल्टीपल डिसेबिलिटी में आएगा तो वही सारी चीजें रिपीटेड करनी है बेटा, जितनी भी डिसेबिलिटी अब तक पढ़ाई है। मल्टीपल डिसेबिलिटी, जितनी भी डिसेबिलिटी अभी तक पढ़ाई है, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, लोकोमोटर वाली हो गई, मेंटली रिटार्डेड आपको मैंने पढ़ाई है। ठीक है, वो सारी बता देना, उनको समझा देना, उनकी ही विशेषताएं, उनके ही कारण, उनके ही प्रॉब्लम लिख देना, और उन्हीं की शिक्षा लिख देना। तुम्हारा विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये सारे इसमें समझा देना। ठीक है, अब आता है पेज नंबर 141 पे, जो आपका मेन टॉपिक आता है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा। तो समावेशी, इंग्लिश की बुक कहाँ गई बेटा? बुक हटा दी क्या आपने यहाँ से? लेकर आओ, बैठे क्यों हो? पेपर 3 की बुक होगी। समावेशी शिक्षा, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा जब आप बताओगे तो आप पहले एक्सक्लूजन के बारे में बताओगे। ठीक है, तब आप समावेशी की तरफ लेके जाओगे। हाँ, पेज नंबर 54 है इंग्लिश की बुक में। बाप रे, पहले आप बताओगे एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलते थे इसको हिंदी में? अलगाव। अल, क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालकों से
अलगाव, अलगाव की शिक्षा, पृथक, पृथक्कीकरण, पृथक्कीकरण, पृथक्करण। ठीक है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन आप पहले इसके अंदर समझाओगे। एक्सक्लूजन क्या होता है? एक्सक्लूजन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, अलग कर देना। तो पहले अर्लियर टाइम पे जो हमारी शिक्षा होती थी बेटा, वो किस तरीके की होती थी? इसके अंदर हम क्या करते थे? बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया करते थे। ठीक है, सेग्रीगेट का मतलब ये होता था कि जो स्कूल होते थे वो हमारे नॉर्मल बच्चों के स्कूल होते थे। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के स्कूल के अंदर हम उन बच्चों को अलाउड नहीं करते थे जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती थी। डिसेबल वर नॉट अलाउड। ठीक है, कि भाई ये स्कूल है, ये नॉर्मल बच्चों का स्कूल है। ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मल बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, ये स्कूल है, ये ब्लाइंड लोगों का स्कूल है, तो यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड ही रहेंगे, यहाँ पे आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड ही रहेंगे। अलग अलग स्कूल होते थे, सेग्रीगेशन होता था। कोई भी स्कूल जल्दी एडमिशन नहीं करवाता था किसी भी अलग बच्चे का, स्पेशल बच्चे का एक नॉर्मल स्कूल के अंदर। इसको सेग्रीगेशन कहा जाता था। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, क्या आपको बताना है कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट मदर नेचर। segregation is against the rule of nature। प्रकृति के नियम के खिलाफ है अलगाव करना। जब प्रकृति ने ही, नेचर ने ही किसी को अलग नहीं किया किसी भी चीज से। ठीक है, कोई किसी भी तरीके का दिखता हो, किसी के पास कितना भी पैसा हो, प्रकृति सबके लिए एक बराबर है। वायु सबको एक बराबर मिल रही है, पानी सबको एक बराबर मिल रहा है। ठीक है, जो नेचर है वो सबको एक बराबर मिल रहा है। तो जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया किसी भी तरीके का, तो इंसान सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस सेग्रीगेशन को खत्म करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू रीड इन अ नॉर्मल स्कूल। क्योंकि हर एक बच्चा बेटा नॉर्मल ही है। किसी को भी आप जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल लिटिल डिसेबिलिटी या किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से आप उसको वो नहीं बोल सकते, एबनॉर्मल नहीं बोल सकते या अपने से अलग नहीं बोल सकते। ठीक है, हो सकता है कि वो बच्चा जो है आंखों से कमजोर हो लेकिन उसके अंदर ब्रेन बहुत ज्यादा हो। आपके पास आंखें हैं लेकिन हो सकता है दिमाग की कमी हो। ठीक है, तो अपंग किसी को नहीं बोला जा सकता, स्पेशल नीड बोला जा सकता है। उन बच्चों को हम स्पेशल नीड वाले बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है। बिकॉज ऑब्वियसली आंखें हमारे पास हैं तो हम आंखों के जरिए से ही दुनिया को देखते हैं। हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो हम भी लड़खड़ाएंगे, चीजों से टकराएंगे। ठीक है, तो उनके पास वो सहूलियत नहीं है, तो उसके लिए उनको स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उनके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं टूल्स या एड्स हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से उनको पढ़ाया जा सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ने ये कहा कि आपकी जो क्लास है बेटा उसके अंदर आप नॉर्मल क्लास जो होती है इसके अंदर हर प्रकार का बच्चा होना चाहिए। नॉर्मल बच्चा जिसको हम एवरेज चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, CWSN होने चाहिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो आपके होने चाहिए। गरीब का बच्चा हो सकता है। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड हो सकता है, जो बच्चे पिछड़ गए थे वो आपके हो सकते हैं। और क्या बोलते हैं, कोई भी डिसेबल्ड बच्चा, सबको आपको एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है। क्या? क्या कह रहे हो? नहीं समझ आ रहा मुस्कान, चैट बॉक्स में लिखो, आवाज बहुत वो आ रही है, खटी खटी सी। ठीक है,
तो ऐसे जो जो सारे के सारे बच्चे हैं, हमें उन्हें एक ही क्लास में पढ़ाना है। ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, अवॉइड नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं कि अपनी स्कूल की जो बिल्डिंग है हमारी, उसके अंदर अगर एक क्लासरूम मेरी नॉर्मल बच्चों की है, तो मैं एक और क्लास उसमें बना सकती हूँ जो स्पेशल बच्चों की होगी। ठीक है, जिसके अंदर मेरे ये वाले बच्चे जो हैं ये नॉर्मल क्लास में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस स्पेशल नीड वाले बच्चे यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको एक स्पेशल टीचर दे सकती हूँ। ठीक है, ये स्पेशल क्लास इनके लिए रखी जा सकती है, स्पेशल करिकुलम मैं यहाँ पे इनको बना के दे सकती हूँ। प्लस प्लस दोनों क्लास कर सकते हैं ये बच्चे। ठीक है, नॉर्मल वाला तो ये सब करेंगे ही, एक एवरेज टीचर जो होती है, जो एवरेज करिकुलम होता है वो तो हम इनको देंगे ही देंगे, प्लस ये भी देंगे। नॉर्मल बच्चों के साथ इसलिए रखना है ताकि ये बच्चे भी खुद को नॉर्मल माने। ठीक है, कॉमन माने, जैसे कि सब हैं वैसे ही माने। ये जो मतभेद है, ये जो भेदभाव है, ये खत्म हो जाए कि तू ऐसा दिखता है तो तू हमसे अलग है, अलगाव नहीं करना है। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला वही एजुकेशन फॉर ऑल। ये इंक्लूजन कहता है कि इन द स्कूल्स सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगर एडमिशन आ रहा है किसी विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड का, तो स्कूल वाले मना नहीं करेंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसमें हर तरीके का बच्चा आता है बेटा, सिर्फ ये नहीं कि डिसेबल्ड वाले ही बच्चे, बल्कि अलग अलग डाइवर्सिटी से आए हुए बच्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है, उन्हें अंगीकृत कर तदनुसार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट कराती है। तो डाइवर्सिटी को हम समझ पाते हैं अपनी कक्षा के अंदर, जब मैं देखती हूँ कि अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैं उनको पढ़ा पाती हूँ। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, इनको एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि समाज इनको एक्सेप्टेंस नहीं देता। ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो दृष्टि बाधित होते हैं या श्रवण बाधित होते हैं, इन बच्चों को ऑलरेडी समाज जो है वो अपने से अलग कर चुका होता है। अलग कर चुका होता है का मतलब है कि इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो सिंपैथी हो, चाहे वो एम्पैथी हो, चाहे वो घृणा हो। ठीक है, घृणा भी होती है लोगों में ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तो वो जो अलगाव जो समाज ने इनको ऑलरेडी दे दिया है कि तुम हमसे अलग हो, उस चीज को दूर करना है और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है कि ये बच्चा भी वैसा ही है जैसा एक एवरेज बच्चा मुझे दिख रहा है, और मुझे इसको सपोर्ट करना है। ठीक है, इंक्लूजन कहता है कि शिक्षा जो है ये एक जन्म सिद्ध अधिकार है हर बच्चे का, हम इससे किसी को भी वंचित नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं होते हैं, लेकिन अब कुछ हैं ऐसे स्कूल जिन्होंने अपने ही स्कूल्स में स्पेशल स्कूल भी खोल रखे हैं, ये वहाँ पढ़ाते हैं। इसके बाद ये जो बच्चे होते हैं, इंक्लूजन जो होता है इसके अंदर बेटा करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम जो है वो आपका रिजिड नहीं होना चाहिए कि एवरेज बच्चों के हिसाब से आपने बना दिया, अब स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी वही करिकुलम फेस करना है, उसी को एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से उसको आप बदल दो। ठीक है, क्या कह रही है ये, कौन सी पॉलिसी में मेंशन है ये, क्या चीज़ क्या मेंशन है?
ओके। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बेटा, इसको ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये डिसेबल्ड बच्चों से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, कि सभी बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बता तो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उठा लो, एनईपी उठा लो, राइट टू एजुकेशन उठा लो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उठा लो, सब यही बात कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे नहीं आते हैं बेटा, इसमें हर तरीके का बच्चा आता है, जैसे पीछे अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया ही है। ठीक है, हर टाइप का इसमें बच्चा आएगा। इसके बाद इंक्लूजन जो होता है वो एक क्लोजर लिंक देता है बिटवीन स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन जो हम नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, और स्पेशल एजुकेशन जो हम स्पेशल नीड वाले बच्चों को दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक समन्वय बिठाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमारे इसकी विशेषताएं आपने बता देनी है। इसके बाद मुस्कान क्या कह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कौन सी पॉलिसी में मेंशन है ये कि सभी बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए? क्या पॉलिसी? आप पूरी स्टेटमेंट लिख के दो मेरे को चैट बॉक्स में। NCF 2005। कोई भी पॉलिसी उठा लो बेटा, सब इंक्लूजन की बात करते हैं। चाहे आप राइट टू एजुकेशन की बात करो, चाहे एनईपी की बात करो, चाहे एनसीएफ की बात करो, किसी की भी बात करो, सब यही इसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस में भी आप यही सारी चीजें बता देना। फिर इसमें है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। एक टॉपिक दे रखा है 145 पे, और इंग्लिश मीडियम में ये टॉपिक बेटा थोड़ा सा आगे दे रखा है, आपके पेज नंबर 62 पे दे रखा है। ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। ये क्वेश्चन अगर आता है आपका, तो जो मैंने अभी आपको बताया है कि पहले आप क्या बताओगे, सेग्रीगेशन या एक्सक्लूजन क्या होता है, यही टॉपिक आपको यहाँ ये समझाना है कि पहले आप बताओगे ये सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन यानी कि बच्चों को अलग कर देना। ठीक है, ये हमारे जनरल बच्चे हैं, ये हमारे मान लो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ये हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, सबको अलग अलग स्कूल्स बना रखे हैं। ठीक है, इन बच्चों को इस स्कूल में आने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है, ये सेग्रीगेशन है। तो पहले सेग्रीगेशन ही चलता था, लेकिन बाद में हमारे एनसीएफ ने जो है इंक्लूजन लेकर आया, और इन्होंने बोला कि आप इंक्लूजन करो, बच्चों को सबको एक ही स्कूल के अंदर पढ़ाओ, क्लासेस अलग कर दो, चाहे टीचर एक्स्ट्रा रख दो, स्पेशल टीचर रख दो, लेकिन सबको एक ही स्कूल के अंदर पढ़ाओ। अब ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वाला आपका रिपीटेड टॉपिक है, बिल्कुल पहला ही टॉपिक जो हमारा था वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का था। ठीक है, जिसमें ये ब्लाइंड वाले बच्चे आपके, फिर गिफ्टेड वाले बच्चे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन था उसमें, नहीं स्पेशल एजुकेशन नहीं था। स्पेशल एजुकेशन में बेटा स्पेशल एजुकेशन में क्या बताओगे? वही सारी चीजें स्पेशल एजुकेशन में, पेज नंबर 157 पे देखो, हिंदी मीडियम बुक में। और तो नहीं है, हिंदी में ही वही स्पेशल एजुकेशन में आपने बताने हैं स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लास, ठीक है, स्पेशल मेथड, स्पेशल टीचर, स्पेशल टीचिंग मेथड, यही सारे वही सेम पॉइंट्स है रिपीटेड। फिर तुम्हारा इसमें जो टॉपिक आएगा, अच्छा
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कहाँ है ये सब रिपीटेड में? प्रिंसिपल में भी विशेषताएं बता देना कि इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस करता है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हर एक बच्चे को लिया जाएगा, वही प्रिंसिपल है इसके भी। ओके, जो टॉपिक आता है अब आपका वो है मॉडल्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूजन। पेज नंबर 165 पे आओ, ये क्वेश्चन आता है, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। पेज नंबर 165 पे आओ हिंदी में, और 78 पे आओ इंग्लिश में। मेरे ख्याल से हिंदी इंग्लिश में दे नहीं रखे ठीक से, हिंदी में दे रखे हैं, 5 मॉडल्स हैं आपके, नहीं दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश में भी दे रखे हैं, बट बहुत ज्यादा पॉइंट्स में दे रखे हैं। इंक्लूजन के मॉडल्स हैं बेटा, पहला है फुल इंक्लूजन मॉडल। फुल इंक्लूजन मॉडल के अंदर क्या होता है, समावेशी शिक्षा का यह प्रतिमान बच्चों को कक्षा में अनुदेशन तथा सहयोग प्रदान करने से संबंधित है। इस हेतु एक विशिष्ट अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। फुल इंक्लूजन मॉडल के अंदर आपके स्कूल के ही अंदर जनरल बच्चों के साथ स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, मतलब कि इसके अंदर स्पेशल टीचर बुलाया जाएगा, ठीक है, अरेंज किया जाएगा। यह विशिष्ट अध्यापक की व्यवस्था की है। यह विशिष्ट अध्यापक अपनी विधि एवं सहायक सामग्री के साथ कक्षा कक्ष में प्रवेश करेगा। जो भी इसके टीएलएम्स हैं, जो भी इसके मेथड्स हैं पढ़ाने के, उसके साथ ये क्लास में एंटर करेगा, ठीक है। उक्त अध्यापक बच्चों को सामाजिक अध्ययन की कक्षा में सामाजिक अध्ययन पढ़ाता है तथा हिंदी की कक्षा में हिंदी सीखने में मदद करता है। कहने का भाव यह है कि विशिष्ट अध्यापक बच्चे के विषयावर सीखने में सहायता करता है। वह न केवल बच्चों का वर्ण समावेशन में शामिल सामान्य अध्यापकों का भी सहयोग करता है, हालांकि यह विशिष्ट अध्यापक अनुदेशन के सामान्य अध्यापकों की मदद करेगा। स्पेशल टीचर के साथ साथ इसके अंदर बेटा तुम्हारा जनरल टीचर रहेगा, ठीक है। स्पेशल टीचर का काम क्या होगा, जनरल टीचर की हेल्प करना स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो कक्षा है इसके अंदर जनरल बच्चे भी हैं और स्पेशल बच्चे भी हैं। फुल इंक्लूजन मॉडल ये कहता है कि जनरल टीचर तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। जनरल टीचर जो है वो तो सारी चीजें पढ़ा ही रहा है, करिकुलम वगैरह बना रहा है, जनरल बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन एक स्पेशल टीचर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा, और ये स्पेशल टीचर जो होगा ये जनरल टीचर की मदद करेगा, ठीक है। स्पेशल टीचर अलग से नहीं जा रहा, मतलब कि एक अलग क्लासरूम के अंदर स्पेशल टीचर नहीं है, आपकी जनरल क्लास है, ठीक है। इसी के अंदर जनरल टीचर और स्पेशल टीचर दोनों मिलके जो है अपने टीएलएम और मेथड से एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक। हालांकि यह विशिष्ट अध्यापक अनुदेशन के सामान्य अध्यापक की मदद करता है, फिर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अध्यापक की ही होती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक बाधिक बालक का पूरा पूरा रिकॉर्ड तब रिपोर्ट सामान्य अध्यापक के पास ही होती है। अब ये वाली जो क्लास है बेटा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो जनरल टीचर की होगी, ठीक है। ये जो स्पेशल टीचर है ये सिर्फ किस लिए है, मदद करने के लिए, कि जहां पे आपकी क्लास में कोई मान लो दृष्टिबाधित बच्चा है तो ठीक है मैं आके आपकी मदद कर दूंगी कि इसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं और क्या मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो होगी पढ़ाने की वो किसकी होगी, जनरल टीचर की होगी, क्योंकि जनरल टीचर जो है इसी के पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक। क्योंकि मान लो 40 में से मुश्किल से एक बच्चा होगा जो ऐसा होगा जो विजुअली इम्पेयर्ड होगा, एक या दो बच्चे होंगे, ठीक। उसके पास इस बात की पूरी पूरी सूचना होती है कि बच्चा एक नियमित अंतराल पर किस हद तक उन्नति एवं प्रगति कर रहा है। जनरल टीचर के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि मेरा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। इस विशिष्ट अध्यापक के साथ मिलकर सामान्य अध्यापक कुछ नवीन नीतियां निर्धारित करेगा। तो जनरल टीचर जो है वो स्पेशल टीचर की मदद लेके कुछ नए मेथड्स जो है बेटा वो बनाएगा, पुराने मेथड्स में चेंजेस लेकर आएगा। इस प्रतिमान के अंतर्गत बालक को प्रत्यक्ष अनुदेशन के साथ साथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर भी प्रदान दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एक ऑटोनॉमी भी दी जाती है कि वो खुद से भी पढ़ पाए। तो जनरल टीचर की मदद करेगा स्पेशल टीचर, अलग से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, कि अलग से क्लास में ले जाके पढ़ा रहा है। ये फुल इंक्लूजन मॉडल है। सेकेंड आता है तुम्हारा टीम टीचिंग मॉडल।
दल शिक्षण प्रतिमान। समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान के अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापक सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। इन सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठने के अवसर प्रदान दिए जाते हैं ताकि वे हर तरह के दबाव से मुक्त होकर एक दूसरे को समझने लगे तथा उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति विद्यमान दूरी को समाप्त किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये हेल्प कर रहा था। टीम टीचिंग में क्या होगा, जनरल टीचर भी खड़ा है, स्पेशल टीचर भी खड़ा है, ये बच्चे हैं आपके, दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, इसकी हेल्प कर रहा था, इसको बता रहा था। यहाँ पे ये भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसी क्लास के अंदर खड़े होके। ठीक है, यह एक सुनियोजित प्रतिमान है, इसलिए इसे लागू करने से पूर्व पूर्णतः नियोजित करना अनिवार्य है। प्रतिमान के माध्यम से प्रभावशाली सहशिक्षा तभी संभव हो सकती है जब सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापक दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। सहशिक्षा के विकास हेतु दो बातों का ध्यान रखना है। सफल सहशिक्षकों को अपनी सहभागिता के प्रति पूर्ण ईमानदारी बरतनी चाहिए। जिस काम को सामान्यतः एक अध्यापक द्वारा किया जाता है, उसी काम को दो अध्यापकों से करवाने हेतु उनमें आपसी समन्वय अनिवार्य है। तो जरूरी क्या है कि एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि अगर हम बच्चों से कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो इनका पहले से ही आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि ये वाली बात आप बच्चों से बोलोगे, ये वाली बात मैं बोलूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको इंटरफेयर करके ये बोलने लग गई है या इसको इंटरफेयर करके ये बोलने लग गया है। तो टीम की तरह पढ़ाना है, क्लास के अंदर सबने मिलके पढ़ाना है। समावेशी दल शिक्षण में मौलिक घटकों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अध्यापक विकास, समय, सहभागिता, पार्टिसिपेशन, टाइम, टीचर प्रैक्टिस, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला छोड़ देना, वैंग्स वाला। सर्कल ऑफ इंक्लूजन पे आ जाओ। सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। समावेश चक्र प्रतिमान। समावेशी शिक्षा का यह एक अति महत्वपूर्ण प्रतिमान है जिसमें बच्चे के व्यक्तिपरक ज्ञान की ओर ध्यान दिया जाता है। यह प्रतिमान अत्यधिक व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव होता है बेटा। समावेशी शिक्षा के इस प्रतिमान को बहुत छोटे बच्चे 8 वर्ष की आयु तक हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 8 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए यूज होता है, लेकिन इसमें ऐसे विकल्प हैं जिसमें बच्चों का अवस्थान हो सकता है। इस प्रतिमान को अनेक परिस्थितियों में प्रयोग लाया जा सकता है। इस प्रतिमान का मुख्य आधार शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों की सहभागिता है। इसके अंदर आपने जितने भी बच्चे जो हैं, सर्कल वाला इंग्लिश में सर्कल वाला दे नहीं रखा तुम्हारे में, इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं दे रखा। तो सर्कल वाला जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि एक डिसेबल्ड बच्चा जो है, इसको पढ़ाने के लिए जितने भी लोग इससे रिलेटेड हैं, पेरेंट्स हो गए, कम्युनिटी हो गया, टीचर हो गया, इसके पीयर्स हो गए, इन सब का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तकनीक कक्षा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित हो सकती है। जो भी टेक्निक है, मतलब जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो बेटा, वो आप सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। बट जितने भी लोग इस बच्चे के साथ हैं, कनेक्टेड है या इन्वॉल्व है, इन सबको लेकर आओ बच्चे को सिखाने के लिए। ठीक है, इस प्रतिमान में बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक, पारस्परिक संबंधों के कौशलों पे ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, कि बच्चा सोशलाइज कैसे करेगा, इमोशनल और इंटर रिलेशनशिप्स, इसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है बेटा इसमें। ठीक है, कि दूसरों के साथ कैसे बात करेगा, कैसे दूसरे बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा। यह प्रतिमान इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सभी बालकों द्वारा समावेश का पूरा पूरा लाभ उठाया जाए, सारे बच्चों के साथ इंक्लूजन हो। प्रतिमान का मुख्य ध्येय सामाजिक उत्थान है। तो मेन जो इसका फोकस है वो क्या है कि बच्चे को सोशलाइजेशन सिखाया जाए। ठीक है, सोशलाइजेशन लेवल जो है उसका उठाया जाए। इसमें बालकों के साथ साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों को बोला जाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ताकि बच्चों की अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने के अवसर प्राप्त हो सके।
ताकि ये जो बच्चे हैं बेटा ये अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें, इस चीज की इनको क्या दी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। ठीक है। इस प्रतिमान का मुख्य आधार एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो इसका मुख्य आधार क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन पे ये बेस्ड है। ठीक है, जितना ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, अपने जितने भी लोगों को वो जानता है, कनेक्टेड है, उतना ज्यादा बच्चा जो है सीखेगा। इस प्रतिमान के तहत बच्चे तभी अधिगम कर पाते हैं जब वह आत्मनिर्देशित हो। अधिगम एवं क्रिया करने संबंधी उन्हें निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए तथा उन्हें अपने शिक्षकों का चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अपने टीचर्स को सिलेक्ट करने का उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, प्लस उनको सेल्फ डायरेक्शन आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद लास्ट तुम्हारा इसमें आएगा स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, इस प्रतिमान का जन्म कांसास यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये मॉडल जो है तुम्हारा कहाँ पे प्रोपाउंड हुआ था, कांसास यूनिवर्सिटी में। ठीक है। ये जो प्रणाली है इसमें 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इस वाले मॉडल के अंदर। पहला, पाठ्यक्रम कक्षा में समावेशन में सहयोग करता है। पाठ्यक्रम कक्षा में समावेशन में सहयोग करता है जो केवल तभी संभव हो पाता है जब जनरल और स्पेशल टीचर में अच्छा तालमेल हो, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग कर रणनीतियां बनाते हैं। पहला क्या है आपका, करिकुलम। ठीक है। करिकुलम आपका क्या बोलते हैं, इंक्लूजन के अंदर तभी अपना क्या बोलेंगे उसको, रोल प्ले कर पाएगा जब बेटा आपका जनरल टीचर और आपका स्पेशल टीचर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। दोनों मिलकर स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में सामान्य शिक्षण पर बल दिया जाता है। सेकंड में जनरल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें यह भी होता है कि बालक का अनुदेशन से पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाएगा। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो कि एक अध्यापक को आगे की रणनीति बनाने में सहायक होती है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने से क्या होता है कि टीचर अपने जो मेथड्स होते हैं उनको डिजाइन कर लेता है उसी हिसाब से कि मेरे बच्चे को इतना आता है तो मैं इस तरीके के मेथड बनाता हूं जिससे कि आगे ये सीख सकेगा। तीसरे चरण के अंतर्गत बच्चों को अभिप्रेरणा तकनीक एवं सामाजिक कौशलों के सीखने पर बल दिया जाता है। मोटिवेशन टेक्निक्स प्लस सोशल स्किल्स, इस चीज के ऊपर बेटा फोकस किया जाएगा तीसरे चरण के अंदर। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर बच्चे को सामूहिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाएगा। डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती हैं उनके अंदर बच्चे को बोला जाएगा कि बेटा आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, उसको मोटिवेट किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करे और एक सामूहिक कार्य यानी ग्रुप वर्क या सोशल वर्क जो है उसमें अपनी भागीदारी दे। ठीक है, ये आपकी यूनिट 1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट संडे यूनिट 2 करेंगे, सालामांक का स्टेटमेंट वगैरह जो भी है आपका। यार आपका कोर्स बहुत तेजी से भाग रहा है, मुझे स्लो करना पड़ेगा थोड़ा। 4 बहुत जल्दी हो जाएंगे, अभी तो नवंबर भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत तेज भाग रहा है कोर्स। चलो देखते हैं। ये आप हो गए बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 क्लास 4। क्या कह रहे हो?